आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर हज 2022 से मुतालिक है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करना शुरू किया था और अब हज कमेटी ने उम्र को लेकर एक रियायत दी है। हम आपको मजीद तफसीलात बताते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के लिए दरखास्तों के अदखाल की हद उम्र में रियायत देने का फैसला किया है। इब्तिदा में दरखास्त गुजारों के लिए 65 साल की उम्र की हद मुकर्रर की गई थी, लेकिन इसमें रियायत देते हुए हज कमेटी ने 70 साल से जायद उम्र का महफूज जमरा बहाल कर दिया है। अब 31 मई 2022 तक 70 साल की उम्र के जो लोग हैं या जो 31 मई 1952 से पहले जो पैदा हुए हैं वो दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। महफूज जमरे के तहत एक साथी की इजाजत रहेगी। ये दोनों साबिका रिवायत की तरह महफूज जमरे के तहत शुमार किए जाएंगे। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने बताया कि 70 साल से जायद उम्र के अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज कमेटी या खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज की सआदत अदा ना की हो, वो दरखास्त दाखिल करने के अहल होंगे। आज़मीन हज को साथी के तौर पर शोहर, बीवी, भाई, बहन, फर्जंद, दुख्तर, पोता, पोती, नवासा, नवासी, बहू और बाज दीगर रिश्तेदारों को शामिल करने की सहूलत दी गई है। साथी के लिए पहले हज करने से मुतालिक कोई शर्त नहीं है। शफीउल्लाह ने बताया कि हज हाउस नामपल्ली में ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। दरखास्त गुजार हज कमेटी ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दरखास्तें दे सकते हैं या फिर हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर भी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर अखिलियती बहबूद व TRS लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन की आज तदफीन अमल में आई, जिनका गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था। वो शहर हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में ज़ेरे इलाज थे। राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में उनको वजीर अखिलियती बहबूद बनाया गया था। उन्होंने राजशेखर रेड्डी की काबीना में 2 मियाद तक वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद फरीदुद्दीन पहली मरतबा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली के लिए हल्का असेंबली जहीराबाद से मुंतखब हुए थे। उनकी मैयत आज जहीराबाद में रखी गई और बाद नमाज ज़ोहर ईदगाह मैदान जहीराबाद में नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन आबाई खबरस्तान वाक़े मौजू खुती में अमल में आई। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा ने उनको खिराज पेश किया। आज पूरे सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी तदफीन अमल में आई। मातम डोली कंधे सब 1 2 3 1 मातम डोली बाजू सस 1 2 3 1 2 3 1 और पोजीशन करेगा बर करेगा కులమతాలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి ప్రేమగా దగ్గర తీసుకునే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నాయకుడు గౌరవనీయులు ఫరీదుద్దీన్ గారి అకాల మరణం మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతికి తీవ్రమైన కలతకు లోన్ చేసింది. నిన్న సరంగా వార్త విన్న తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కేసీఆర్ గారు మా పార్టీ అధ్యక్షులు వారు కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని ఎమ్మెల్సీ బాలప్రసాద్ గారు మన ప్రియతమ నేత స్వర్గీయ ఫరీదుద్దీన్ గారి భౌతిక గాయానికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. కుల మతాలకు అతీతంగా ఈరోజు మన జైరాబాద్ ఒక మంచి మనిషిని కోల్పోయిందని వేలాది సంఖ్యలో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ సోదరులు
రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు ఈ సంఘటన పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని విచారం వ్యక్తం చేసి కుటుంబ సభ్యులకు వారి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేయడం జరిగింది. जनाजे की नमाज के लिए जहीराबाद आए। जहीराबाद के बहुत मकबूल लीडर फरीद भाई का जो है ट्रांसप्लांट हुआ था 4 दिन पहले, लीवर ट्रांसप्लांट, और उसमें सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, पर कल हार्ट अटैक होने की वजह से मगरिब के टाइम पर उनका इंतकाल हुआ। बड़े महान लीडर थे और ख़ासतौर से जहीराबाद से 2 बार यहाँ से MLA जीते थे, साबिका में मिनिस्टर रहे, TRS में आने के बाद तो MLC दिया गया था। उनके लिए हर वक्त के दिल में बड़ी मोहब्बत थी, वो सारे लोगों से बड़ा प्यार से मिलते थे और जहीराबाद के लोगों के लिए ख़ास तौर से हमेशा जद्दोजहद करते थे। काउंसिल में भी वो जद्दोजहद करते थे। आज उनके नहीं होने पर हमें बड़ा दुख है और हमारे CM साहब ने भी ख़ास तौर से उनके लिए ताज़ियत पेश की है। KT रामाराव साहब भी आ रहे हैं और हम सारे लोग यहाँ पर, फरीद भाई हो, तो सारे जितने लीडर, सलीम साहब हो, बहुत से MP साहब हैं, हमारे पाटिल साहब, MLA साहब हैं, सारे लोग काफ़ी दुख का इजहार कर रहे हैं। बड़े नेक इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका इंतकाल हमारे लिए बड़ा अजीम नुकसान है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके जो खानदान, उनके खासतौर से फैमिली मेंबर्स, साहिबजादे अहलिया, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा ब्रिज पर रिटेनिंग वॉल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट का सरफा 68 करोड़ 40 लाख रुपए है। हुकूमत ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन के सिलसिले में इन कामों को मंजूरी दी थी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हुसैन सागर सरप्लस नाला गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ज़बरदस्त बारिश से बह गया था, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना था, जिस पर उन्होंने मकामी अफराद से इस मसले पर बात की, जिन्होंने इस मसले के हल के लिए 12 किलोमीटर तवील रिटेनिंग वॉल की तामीर की तजवीज़ पेश की। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पानी को घरों में दाखिल होने से रोकने का वाहिद हल रिटेनिंग वॉल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत दी थी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि प्रोजेक्ट का पहला मरहला 858 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट के तहत तमाम जोन्स में नालों की तौसीक की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीवार की तामीर अक्टूबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। ముగ్గురం కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినాం. మన మహానగరం హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అంటే ఇప్పటికే మీ నాయకత్వంలో మంచినీటి సమస్య పరిష్కారం అయింది. మీ నాయకత్వంలో రహదారులు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. కానీ తప్పకుండా ఈ నాలాల సమస్య కూడా పరిష్కారం శాశ్వతంగా మన ప్రభుత్వమే చేయాలి సార్. 70 ఏళ్లలో జరగని పని మరి ఎన్నో పనులు ఈ 6 ఏళ్లలో జరిగినాయి. ఇదే పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ నాలాల సమస్య కూడా శాశ్వతంగా పరిష్కారం కావాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ఆదేశాలు ఇచ్చి పురపాలక శాఖను ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయమని చెప్పి కూడా వారు మాకు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పేరిట ఎట్లయితే SRDP తీసుకొని ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్లు అవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ నగరం అంతటా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన అంబర్పేటలో కూడా ఏదైతే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం జరుగుతున్నదో, మషీరాబాద్లో కూడా VST మొత్తం RTC క్రాస్ రోడ్స్ మీదుగా స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కూడా ఏదైతే జరుగుతున్నదో అదే పద్ధతుల్లో నాలాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने बताया कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रही है। उन्होंने आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। इस वक्त तमाम ममालिक में केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और ये तीसरी लहर का इशारा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना
तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन 30 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है और वैक्सीन ही ओमिक्रॉन से महफूज रहने का हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासिर होने वाले 90% अफराद में किसी भी तरह की कोई अलामत नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने अवाम से साल नौ की तकारीब के मौके पर एहतियात की ख्वाहिश की है और खदशा जाहिर किया कि संक्रांति के बाद तीसरी लहर के आने का इम्कान है। अभी तक अब जो भी वैक्सीनेशन नहीं लिए, 1 डोज और 2 डोज जो है, जो भी वैक्सीनेशन लेने वाले हैं, आप तुरंत पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके तुरंत जाके आप वैक्सीन ले सकते। अपने को मास्क पहनना और वैक्सीन लेना, ये दो ही चीज़ें अपना हाथ में, यही अपने को बचा सकते। और आने वाला दिन में भी केसेस हज़ारों में, लाखों में इंक्रीज होने का, रिपोर्ट होने का चांसेस है। तो तेलंगाना राज्य पूरा तरह से हम प्रिपेयर हो गए। हॉस्पिटल बेड्स भी 60,000 बेड्स हम इंतजाम कर लिए और ऑक्सीजन कनेक्शन भी सब बेड्स को दे दिए और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरा तैयार है और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी है और टेस्टिंग फैसिलिटीज है, ये पूरा इंक्रीज कर दिए। तेलंगाना राज्य तो पूरा प्रिपेयर हुआ है टू मीट एनी इवेंचुअलिटी। बट हम हमारे पब्लिक से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी फेस्टिवल्स हो ये और अदर सेलिब्रेशंस हो, आपका घर में, आपका घर वाले से आप कर लीजिए। ये बच्चे the next 2 to 4 weeks are going to be very, very crucial and sensitive. So I all humbly request all the people to follow and maintain some self. अभी यही अभी जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसको ये हम थर्ड वेव का आरंभ बोल सकते हैं। ओके, डेफिनेटली इट्स a starting for the third wave, but the next 2 to 4 weeks are going to be very, very crucial, okay, for all of us. No, इसका जरूरत नहीं है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन पूरा इसका ये सॉल्यूशंस नहीं है। अभी हमारे को 2 साल से हम इसके ऊपर इसके बारे में फाइट कर रहे हैं। हम सीख लिए कैसे इसको अटैक कर सकते, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते और पब्लिक को भी मालूम हुआ, पब्लिक भी सीख लिए इसको कैसे आपको सेल्फ को बचा सकते। तो आप ये पूरा सेल्फ डिसिप्लिन पालन करके अपन अपने को बचा सकते हैं। और आल्सो तेलंगाना राज्य भी, तेलंगाना गवर्नमेंट भी इज कम्प्लीटली गेट अप अभी तक। अब बात तेलंगाना में कोरोना के केसेस की। तेलंगाना में भी कोरोना के केसेस में काबिले लिहाज इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 37,926 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया था, जिसमें 280 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इससे मौत हो गई, जबकि 206 अफराद ने कोरोना को मात दी है। रियासत में फिलहाल 3,563 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे की वजह से रियासत में 2 जनवरी तक तमाम रैलियों, अवामी जलसों पर पाबंदी रहेगी। ताहम उन्होंने पब्स और दीगर तकरीबात को हुकूमती कवायद पर अमल करने की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि लोगों से नए साल की तकरीबात कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक मनाने की अपील की गई है और साथ ही जश्न मनाने के दौरान पुलिस के साथ ताउन करने की भी उन्होंने दरख्वास्त की। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जिला हुक्काम को भी हिदायत दी गई है कि वो कोविड-19 के उसूलों पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। కోవిడ్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ నియంత్రణలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ నిషేధించడం జరిగినది. ఈ ప్రభుత్వ ఆర్డరు జనవరి 2 వరకు అమల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించి ఎక్కడ కూడా ర్యాలీలు, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం పోలీస్ శాఖ తరఫున. అదేవిధంగా జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్లు, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్స్ వీరందరూ కూడా వారి వారి ఏరియాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఇట్టి విషయాన్ని వారి దృష్టికి తెచ్చి ఎక్కడ వైలేషన్స్ జరగకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ తెలియచేయడం జరిగింది. కోవిడ్ నియంత్రణలో భాగంగా ప్రజలందరూ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మాస్క్ ధరించాలి, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి. అట్లాగే మిగతా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా పాటించి ప్రజా ఆరోగ్య భద్రతలో వాళ్ళు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజల్ని కోరుతున్నాం. కోవిడ్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్
नए साल के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें 15 मुख्तलिफ रूट्स पर पहले रात 7:30 बजे से 9:30 बजे तक वन वे ट्रिप करेंगी। उसके बाद फिर 12:30 बजे से 3 बजे तक इस वक्त के दरमियान चलाई जाएंगी। इन बसों का किराया 100 रुपये पर पर्सन होगा। टीएसआरटीसी ने नए साल पर 18 सीटर एसी बसेस भी किराए पर देने का फैसला किया। ये बसें जीएचएमसी के हुदूद में 4000 रुपये किराए पर चलाई जाएंगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को किसानों के खुदकुशी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो मिर्ची के किसानों की मदद के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। उन्होंने कहा कि मिर्ची के किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी फसलें तबाह हुई हैं, जिसकी वजह से वो मखरूज हो चुके हैं और उनके खुदकुशी के वाकयात में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को एक खुला मकतूब लिखा जिसमें उन्होंने निशानदेही की कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में रियासत तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। औसतन हर रोज़ 5 से 10 किसान अपनी जान ले रहे हैं। वो इंतहाई कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि फसलों के नुकसान की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ और वो मखरूज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के धान के काश्तकार पहले ही काबिल रहम हालात का शिकार थे। अब मिर्ची के किसानों के खुदकुशी के वाकयात ने रियासत में ज़रई बहरान पैदा कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत वुज़रा का एक वफद इन इलाकों को भेजे जहां पे मिर्ची के किसान मुतासिर हैं। उन्होंने बताया कि इस साल खम्मम, महबूबाबाद, कुत्तागुडम, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में करीब 3,58,557 एकड़ पर मिर्च की काश्त की गई। किसानों ने तकरीबन पर एकड़ 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की और उन्हें तवक्को थी कि उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन एक कीड़ा होता है थ्रिप्स पारविस पिनियस, ये इंडोनेशिया में ये पहली बार 2015 में पाया गया था। इसकी वजह से मिर्ची की पूरी फसल तबाह हो गई। जहां 1 एकड़ पर करीब 25 से 30 क्विंटल की काश्त होती थी, वहीं इस बार सिर्फ 5 क्विंटल की काश्त हुई, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जो किसान हैं हर किसान आज कई लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका है। इसलिए उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों को फौरी तौर पर उनके कर्जे माफ़ किए जाएं और साथ ही जो खुदकुशी कर चुके हैं उन किसानों के अफराद खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। रियासत तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उनकी कोशिशों की बदौलत हैदराबाद पुडुचेरी हैदराबाद रूट पर परवाजें जनवरी 2022 के शुरुआत से शुरू हो जाएंगी। कबल अज़ीं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी को खतूत लिखकर और टेलीफोनिक कॉल करके खुसूसी कोशिशें की और हैदराबाद पुडुचेरी रोड पर बराह रास्त फ्लाइट्स बहाल करने की दरख्वास्त की थी। उसके नतीजे में मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद पुडुचेरी रूट में हवाई राब्ता दोबारा शुरू करने में स्पाइस जेट को मंजूरी दे दी है। गवर्नर ने निशानदेही की कि हैदराबाद और पुडुचेरी के दरमियान हवाई राब्ते की मुजवज़ा बहाली से सयाहों और कारोबारी अफराद को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। कोरोना बहरान, लॉकडाउन और उसके बाद के हालात के दरमियान हर तरह के कारोबार पर उसके असरात पड़े हैं। शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो उसके असरात से महफूज रहा। बाज़ बंद हो गए या बाज़ बंद होने की कगार पर है, लेकिन वहीं मेडिकल स्टोर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दीगर कारोबार जहां कोरोना की जद में आ गए, वहीं शोबे तिब इससे मुस्तस्ना रहा, क्योंकि हर आम व खास अपनी जान की फिक्र और इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे और आवाम का ज़्यादातर माल दवाओं और दवाखानों पर खर्च हुआ। ऐसे अफराद भी जो पहले तबीयत के बिगड़ने पर लापरवाही का मुजाहरा किया करते थे, वो मामूली सर्दी खांसी पर भी परेशान होकर दवाखानों और मेडिकल स्टोर्स का रुख करते देखे गए। इस सूरत हाल में रियासत में मेडिकल स्टोर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तेलंगाना में करीब 9,000 नए मेडिकल शॉप्स का इफ्तिताह अमल में आया।
ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के ओहदेदारों का कहना है कि साबिक में इतने ज्यादा मेडिकल शॉप्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जो पिछले 2 साल के दौरान देखा गया। आलमी वबा से कबल रियासत में 26,000 मेडिकल शॉप्स थे जो अब 35,000 तक पहुंच गए हैं। हैदराबाद से लेकर मुल्क तक तमाम जगहों पर नए मेडिकल शॉप्स की ओपनिंग हुई। कहा जा रहा है कि कोरोना की वबा के दस्तक देने के बाद हर घर में विटामिन टैबलेट्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। लोग इस कदर खायफ हैं कि एहतियाती तौर पर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी मालूम हुआ है कि फार्मेसी के अलावा कई नए दवाखानों का क़याम भी अमल में आया। इसी तरह कोरोना की वबा से कबल अद्वियात की होम डिलीवरी बराए नाम ही थी, लेकिन अब मेडिसिन होम डिलीवरी के कारोबार में भी इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद के अलावा करीमनगर, वरंगल जैसे शहरों में ऑनलाइन मेडिसिन बुकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसी तरह छोटे कस्बों, बल्दियात और मौजूआत में भी फार्मेसी होम डिलीवरी की डिमांड बढ़ी है। कई कंपनियों ने आवाम की जरूरत को नजर में रखते हुए अपने कारोबार को यहां तक फैला दिया। वहीं दूसरी जानिब फार्मासिस्ट ऑनलाइन अद्वियात की सरबराही की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरहकीकत शेड्यूल्ड ड्रग्स का डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फरोख्त करना जुर्म है। अगर फार्मेसी के कारोबार पर नजर डाली जाए तो मालूम होगा कि अब कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपने फार्मेसी स्टोर्स में इजाफे की फिक्र में हैं। एक मशहूर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने हाल ही में ऐलान किया कि वो हर 1 किलोमीटर पर एक मेडिकल स्टोर के क़याम के मकसद के तहत काम कर रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों की फार्मेसी में दिलचस्पी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की जानिब से किए जाने वाले इस ऐलान से अंदाजा होता है कि दवाओं की फरोख्त के कारोबार में किस कदर तेजी के साथ इजाफा हुआ। मेडिकल शॉप्स के मालिकीन को इस बात का खौफ है कि इस मैदान में कॉर्पोरेट्स की एंट्री से उनका रोजगार मुतासिर होगा। उनका कहना है कि ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक हर फार्मेसी में 16 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। माफ कीजिएगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। 16 घंटे खुली रखने वाली फार्मेसी में 2 और 24 घंटे खुली रखने वाली फार्मेसी में 3 फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। लेकिन कवायद पर किस हद तक अमल आवारी की जाती है, यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि फार्मेसी में नॉन फार्मासिस्ट को रखकर कम तनख्वाहों पर काम करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब ऑनलाइन फार्मेसी इदारे टीवी और सोशल मीडिया पर अपनी तशहीर करते हुए बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इस सूरत हाल में मेडिकल शॉप मालिकीन और ऑनलाइन फार्मेसी के जरिए होम डिलीवरी की सहूलत फराहम करने वालों के दरमियान मुसाबकत देखी जा रही है। दूसरे कारोबार जहां ठप हैं, वहीं इन हालात में यह वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त शोबे तिब और मेडिकल से जुड़े वाबस्ता अफराद के वारे न्यारे हो रहे हैं। शामिरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर एक तालिबा को जिनसी तौर पर हरासा किया। ये वाकया चाशमी की रात को मंजर आम पर आया। मुतासरा के अफराद खानदान के मुताबिक जो तफसीलात पुलिस को बताई गई हैं, तालिबा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। इस महीने की 22 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ। जब उससे दबाव डालकर स्कूल न जाने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि प्रिंसिपल नरेंद्र ने उसके साथ गैर शाइस्ता बर्ताव किया, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहती। घर वालों ने चाशुम्बे को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने जुमेरात को बताया कि राजेंद्र नगर में एक 16 साल लड़की के साथ अस्मत दरी का मामला सामने आया। जो मुलजिम है वो जान पहचान का ही बताया जाता है। करीब 1 साल से उस लड़की की उस नौजवान से, उस मुलजिम से दोस्ती थी और कल हिमायत सागर के करीब एक वीरान जगह पर ले जाकर उसने उसकी अस्मत दरी की और उसने धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके घर वालों को जान से मार देगा। लड़की ने हाल ही में अपने वालिदैन को इस वाक़े से आगाह किया, जिस पर मुतासरा की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद धरपल्ली में पेट्रोल पंप पे चोरी की वारदात पेश आई। चोरों के गिरोह ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लाठियों से हमला कर दिया और कैश काउंटर से
कैश लेकर फरार हो गए। उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस कैश काउंटर में तकरीबन 40,000 रुपए थे। पेट्रोल पंप के मालिक ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलात का सामना है। बेशतर मकामात पर सर्दी के साथ कोहर की घनी चादर भी देखी जा रही है। सुबह 9 बजे तक भी सूरज की शुआएं नजर नहीं आ रही हैं। जिले आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों में अकलतरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आदिलाबाद के अवाम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शुमाली तेलंगाना में बाज़ अज़ा में कल शब हल्की बारिश हुई। चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मुअम्मरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। एप्पल एक ऐसा आईफोन लाने जा रहा है जिसमें सिम कार्ड लगाने की कोई स्लॉट है ही नहीं। यह आईफोन ई सिम से चलेगा। एप्पल कंपनी आईफोन 15 सीरीज में इस फीचर को अपग्रेड कर सकती है। हालांकि इस लेटेस्ट फीचर वाले फोन के लिए अभी आपको कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि आईफोन 15 सीरीज 2023 में लॉन्च की जाएगी। बिना सिम कार्ड वाले स्लॉट के आने वाले आईफोन 15 का पहला फोन हो सकता है। एप्पल इंक ने अपने आईफोन XR, आईफोन XS और आईफोन XS मैक्स को ई सिम के साथ लॉन्च किया था। ये डिस्कशन है कि इसके बाद अब एप्पल आईफोन से फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट से छुटकारा पाने के लिए प्लान बना रहा है। एक ब्राजीलियन पब्लिकेशन ब्लॉग के मुताबिक एप्पल आईफोन 2023 के प्रो मॉडल यानी आईफोन 15 प्रो में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं होगा और कनेक्टिविटी के लिए पूरी तरह से ई सिम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि एप्पल लंबे वक्त से इस पर काम कर रहा है। नए फोन में 2 ई सिम इस्तेमाल किए जा सकेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर एप्पल ई सिम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है तो उस सीरीज में फोन को दुनिया के दीगर मुल्कों में नहीं बेचा जा सकेगा, क्योंकि कई मुल्कों में अभी ई सिम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हिंदुस्तान में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ई सिम का फीचर दे रहे हैं। ई सिम को टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर द ईयर एक्टिवेट किया जा सकता है। ई सिम मोबाइल फोन में लगने वाला वर्चुअल सिम होता है। ये बिल्कुल फिजिकल सिम कार्ड की तरह ही काम करता है। अगर आप ई सिम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फोन में किसी तरह का कार्ड डालना नहीं होता। ई सिम के साथ अच्छी बात यह है कि आपको ऑपरेटर बदलने पर सिम कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही फोन के ओवरहीट होने पर या पानी से भीगने पर सिम कार्ड के मुकाबले ई सिम पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता। कई यूजर्स एक वक्त के बाद उनके सिम कार्ड के सही ढंग से काम न करने की शिकायत करते हैं, लेकिन ई सिम के साथ ऐसा नहीं होगा। ये वर्चुअल सिम होती है, इसलिए खराब होने की गुंजाइश नहीं रहती है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आईएनएन चैनल।